बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन प्लान, कभी लंदन प्लान होता है, कभी दुबई प्लान और कभी अमेरिका और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से कुछ खबरें आ जाती हैं और कभी कभी सऊदी अरब और यूएई से भी आती हैं और ये सारी खबरें फैलाई जाती हैं मुस्लिम लीग नवाज के तरफ से। और मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त ये तासुर दे रही है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके दरवाजे पर खड़ी है और दरवाजे पर खड़े होकर मिन्नत समाजत कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी, डीजी आईएसआई भी और पूरी की पूरी फौज और पूरी मुसल्लह अफवाज जो है उनकी मिन्नत समाजत कर रही हैं। आइए जनाब मियाँ साहब आएँ और आके चौथी बार वजीर आजम बन जाएं, क्योंकि आपके बगैर ये मुल्क कोई चला नहीं सकता। ये तासुर दिया जा रहा है और ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज को जितवाया जा चुका है और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चौथी बार वजीर आजम होंगे और मरियम साहिबा होंगी पंजाब की वजीर आला। ये एक पूरे का पूरा स्क्रिप्टेड काम जो है, एक बयानिया और एक डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। और इसी तासुर की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर दे मारी और तकरीर में उन्होंने अपना जो बुग़्ज़ था, खुब्स बातन था, वो सारा बयान कर दिया कि मैं आके जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और एजाजुल हसन साहब और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, उन सबको मैं फांसियों पे लटका दूंगा और मैं होऊंगा जनाब हुक्म हाकम होगा और सब कुछ मेरे मर्जी से चलेगा। ये एक तासुर दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और वो ये है कि जैसे ही उन्होंने एक स्पीच की आउट ऑफ द बॉक्स जाके और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो इमाम खुमैनी बन के वापस आ रहे हैं और फिर नेल्सन मंडेला की तरह सजा काट के आ रहे हैं, लिहाजा उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाए। जब ये चीजें, उसकी रीजन, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है कि मियाँ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ तो सेट हैं और उनको अपनी कहानी सुनाते रहते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे उनके ताल्लुकात पावर पॉकेट्स के साथ उनके हैं। लेकिन वो इस कदर ज्यादा नहीं है कि एक जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार मुकाबले के इम्तहान में जाना चाहता है और वो 20 में से 10 नंबर भी नहीं ले सकता, और 10 नंबर तो बहुत दूर की बात है, 5 नंबर भी नहीं ले सकता तने तनहा, तो उसको इंटरनेशनल प्लेयर्स या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि जनाब इस नालायक उम्मीदवार को आप 20 में से कम से कम 12-14 नंबर दे दें और इसको कामयाब कर दें और 12-14 नंबरों से, तो ये मुमकिन नहीं है। जबकि उसके पास टोटल 20 में से बमुश्किल 5 नंबर हैं और ये है इस वक्त की सिचुएशन। तो बहरहाल मियाँ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं इस वक्त और लग रहा है कि मरीम साहबा भी, ज़ाहिर है वो भी ताल्लुकात उनके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लंदन में इस वक्त पॉलिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है और तमाम करीबी स्टोर से पॉलिश आपको नहीं मिलेगी, ना चेरी ब्लॉसम मिलेगी, ना कीवी मिलेगी, ना कोई और पॉलिश मिलेगी और ब्रश भी ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिश की जा रही है, ऑनलाइन पॉलिश भी की जा रही है कि जनाब बस हमारी एक दफ़ा गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। मैसेज आ रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं कि वो बस वो सियासी बयानिया था, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन मियाँ साहब को एक चीज़ कन्वे की गई है, मियाँ साहब को ये कन्वे किया गया है कि जनाब मियाँ साहब, आप जो हैं वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं और आप कोई सियासी कैदी के तौर पे नहीं हैं, आप जेल में नहीं हैं, बल्कि आपका जो स्टेटस है इस वक्त वो है एक एब्सकॉन्डर का। आप मफरूर भी हैं, आप मतलूब भी हैं, आप सजा याफ्ता भी हैं, आप मुजरिम भी हैं और आपके छोटे भाई जो हैं वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको लेके गए थे और उसके बाद से लेकर अब तक आप वापस नहीं आ सके। और मियाँ साहब को यह भी बताया जा रहा है कि उस वक्त भी स्टैब्लिशमेंट ने, उस वक्त के 2 प्लेयर्स जिनको आप कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं, उन्हीं कौमी मुजरिमों ने बकौल आपके, तो उन्हीं जनरल बाजवा ने और उन्हीं जनरल फैज ने आपको जेल से निकाल के बाहर भेजा था और वो प्लेटलेट्स वाला सारी चीजें मैनेज करने में आपकी मदद की थी। तो जिनको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं, तो अगर वो कौमी मुजरिम है वाकई, तो फिर उनमें एक जुर्म यह भी है कि उन्होंने आपको वहां से निकाला और बाहर भेजा और उसके बाद ये सारे मामला जो हैं आपके लिए आसानियां पैदा हुई। ये चीजें उनको कन्वे की जा रही हैं कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पे जरा तसव्वुर कर लें कि आप कोई सियासी रहनुमा नहीं है, आप कोई नेल्सन मंडेला की तरह जेल में नहीं रहे, बल्कि आप वहां पे भी मिन्नत समाजत करके निकले हैं और अब भी मिन्नत समाजत करके आप वापस आना चाहते हैं और तासुर ये दे रहे हैं कि हमारी ज़रूरत है आप, तो हमारी
एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नवाज शरीफ साहब नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ की जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा वो कहते हैं कि इस तरतीब को जरा सेट कर लें। तो ये दिलचस्प खेल है। तो अब जितने भी गारंटर्स हैं वो सारे के सारे, क्योंकि अंदर मियाँ साहब के मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मियाँ साहब के पास जो बैठे लोग होते हैं, मरियम कैंप जो है वो उनके यहाँ बहुत ज्यादा जहर है। पिछले 16 महीने आपने देख भी लिया कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मीडिया को जिस तरीके से डील किया है वो हमारे सबके सामने है। सोशल मीडिया वर्कर्स को कैसे किया, डिजिटल मीडिया पे काम करने वालों को, सबको, यानी जो उनके तरफदार हैं उनके लिए तो 10 अरब रुपया तकसीम किया गया 15 महीनों में, और जो उनके तरफदार नहीं है उनके लिए जिंदगी तंग कर दी गई। अब जो सबसे बड़ा मसला है, अब यहाँ आते हैं जरा, सबसे बड़ा मसला इस वक्त है इकोनॉमी का, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है और मईशत को ठीक करने के लिए आने वाली हुकूमत जो है वो एक तगड़ी हुकूमत होनी चाहिए। ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान को इस बुरी मईशत से निकाल सके और आगे मैनेज करे चीजें। अब जरा इसहाक डार साहब के कारनामे आ रहे हैं, वो जरा सुन लें, शहबाज साहब के भी और डार साहब के भी, और जो ये तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारे का सारा गन मार के गई है। नहीं, उन्होंने तो जो चीजें छोड़ी थी वो तो इनके जो इक़्तिसादी सर्वे है, ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि जो इक़्तिसादी सर्वे है साल 2022 का जो इनके दौर में शाया हुआ 23 में, तो उस इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स इकोनॉमी के कहीं ज्यादा अच्छे थे, इनसे बहुत ज्यादा अच्छे थे। इनके तो एडवर्स में है, उनके पॉजिटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव से भी फर्स्ट डिवीजन की तरफ थे। और ये एक चीजें पीटीआई ने जारी की हैं और ये नंबर हैं, उन्होंने इसहाक डार साहब को चैलेंज किया, क्योंकि कौमी ज़राया ब्लॉग पे ये खबरें नहीं आती, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने इसहाक डार साहब ने जो उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और 2021-22 मुसलसल 2 साल 17 साल का बेहतरीन रहा। उनका ये इसहाक डार साहब का झूठ है और ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि 2022 में दूसरी दफा ये फर्क 0.9% रह गया था। पीडीएम ने ये फर्क बढ़ाकर भारत के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि भारत के साथ जो हमारा और पाकिस्तान की और इंडिया का मुवाजना था वो ये था कि पीडीएम ने ये फर्क बढ़ाकर 5.7% कर दिया। यानी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त जो जीडीपी था इमरान खान हुकूमत के दौर में 2020 में 2020 में, तो वो जीडीपी ग्रोथ में 4.9% भारत पीछे था हमसे, और 22 में दूसरी दफा ये फर्क 0.9% रह गया था 22 में, यानी कि जिस हुकूमत गिराई जाती है, रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है। और पीडीएम ने जो 0.9% फर्क रह गया था, पीडीएम ने उसको बढ़ाकर कर दिया 5.7% कर दिया, और भारत इससे मजबूत हुआ उसकी इकोनॉमी। और भारत से जीडीपी ग्रोथ में फर्क किसी हुकूमत ने कम किया तो पीटीआई या नून लीग में सबसे ज्यादा लोग ये खुद देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में ग्रोथ रेट जो है वो 6% तक जा रहा था, जो कि गिर कर 0.2 पे लेके आए थे। ये इक़्तिसादी सर्वे खुद अपना बता रहा है। और उसके बाद एक और सर्वे हुआ जी, बरतानवी तरक्याती इदारे के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने IMF के 22 प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किए और IMF के 22 प्रोग्राम मुकम्मल ना करने की वजह से पाकिस्तान की साख मुतासर हुई। और लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा कि लास्ट टाइम भी, और IMF की जो सरबराह है, खातून सरबराह, वो भी बता चुकी हैं कि हमने तो ये कहा था कि आप अमीरों पे टैक्स लगाएं और गरीबों को छूट दें, और टैक्स नेट में उन लोगों को लेके आएं जो पहले से टैक्स नहीं दे रहे, ना कि उन लोगों का टैक्स बढ़ा दें जो पहले से दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में गरीबों के साथ और आम आदमी के साथ, इसमें IMF की कोई शर्त नहीं है, ये इन्हीं का काम है। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को रियल एस्टेट और बड़े ताजरों से गुंजाइश से कम टैक्स मिलता है, और करप्शन की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी कम होती है। और ये हकीकत है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की भी जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी इसलिए नहीं आ सकी कि एक तो रेड टेपिज्म बहुत है और दूसरा हर्डल्स बहुत क्रिएट की जाती हैं, सुर्ख फीते का शिकार कर दिया जाता है फाइलों को। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब वन विंडो ऑपरेशन हो तो हम लेके आएंगे, और उसकी वजह ये होता है रेड टेपिज्म का कि वो किकबैक्स वसूल किए जाते हैं कि जनाब हमें कितना मिलेगा तो हम आपको सरमायाकारी का मौका देंगे पाकिस्तान में, बजाय इसके कि हम उनके एहसानमंद हों कि जनाब आप आ रहे हैं पाकिस्तान में, कोई ज़र मुबादला भी आएगा, रोजगार के मौके मिलेंगे, ये नहीं किया जाता। तो लिहाजा ये वो चीजें हैं कि ये तो है इनकी कारकर्दगी इकोनॉमी में कि डार साहब और शहबाज साहब जो हैं वो हमें कहाँ तक पहुंचा के गए हैं।
16 अरब डॉलर था, 16-17 अरब डॉलर था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर, तो इनके दौर में वो 3 अरब डॉलर पे छोड़ के गए और वो भी सारे मांगे ताने के पैसे थे। तो ये तो है ग्राउंड रियलिटी। अब आते हैं कि क्या इनको कुछ मिलने वाला है, तो हकीकत यही है, उनको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया गया कि जनाब आपकी जो ग्राउंड रियलिटी ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आप ना तो पंजाब में जीत रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहे हैं, और जीत आप नहीं रहे और उल्टा एहसान भी आप हम पे करना चाहते हैं। लिहाजा ये 100 जूते और 100 प्याज वाली बात हो रही है मुस्लिम लीग नवाज के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ कि 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, और लेकिन मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। उसकी वजह है कि कोई भी जितने भी अंपायर, तगड़े से तगड़ा अंपायर किसी भी खेल में वो खिलाड़ी के साथ को फेवर करना चाहे तो वो 18-20 तक तो फेवर कर सकता है, और वो अगर फील्ड में चलते चलते उसका कोई कैरिड हो जाए तो वो कर सकता है इग्नोर, लेकिन अगर डी में जाके कैरिड हो जाए और वो कैमरे की आंख भी देख ले तो फिर वो मोस्ट पॉसिबल नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर सके, और फिर अंपायर भी प्रेशर होता है कि वो फाउल दे और प्लेंटी स्ट्रोक मिल जाता होता है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से खेलना है और प्लेंटी स्ट्रोक भी नहीं, एलबीडब्ल्यू भी नहीं, कैच आउट भी नहीं, रन आउट भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मुझे खेलने दें, तो ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि लाहौर जो है वो वाक़तन इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नवाज का, लाहौर भी और पंजाब भी, वो वाक़तन कब्रिस्तान बन चुका है। और जितनी फेवर पिछले 16 महीनों में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज, शहबाज हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब, और जितनी फेवर इनको मिली है, मेरा ख्याल है इतनी फेवर के बावजूद अगर इनकी ये हालत है तो फिर आने वाले वक्तों में इनको कोई भी इख्तिदार में नहीं ला सकता। लिहाजा हमारी जो लंदन से इतलात मौसूल हो रही हैं कि जनाब ये एक झूठा बयानिया तो बना सकते हैं और हकीकत में इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी भी इनके पास कोई मईशत का प्लान नहीं है, मईशत को बल्कि सत्यानाश करके गए हैं, और यही दोबारा इनको हुकूमत मिली तो यही डार साहब वजीर ख़जाना होंगे और यही सब कुछ होगा। तो ये है मामला जी। तो देखते हैं क्या होता है। खबरों पे मत जाएं और इनके बयानात पे मत जाएं। हकीकत है कि ये सरबसजूद हैं और ऑनलाइन सरबसजूद हैं और टेलीफोन पे सरबसजूद हैं और ऑडियो कॉल्स भी, वीडियो कॉल्स भी, हर वक्त, और कोई ऐसा दर नहीं छोड़ रहे कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक ये पैगाम ना पहुंचाएं GHQ में कि जनाब माई बाप हमसे गलती हो गई है, हम आपके ताबेदार बन के रहेंगे, बस एक मौका दे दें। और लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जनाब वो सारी चीज़ें उनके इल्म ना हो। बहुत सारी चीज़ें उनके इल्म में आ चुकी हैं, बल्कि घर के अंदर ही इनके मुखबर इतने हैं कि वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट कर रहे हैं उनको और बता रहे हैं कि इनके अज़ाइम क्या हैं, कि जनाब ये अभी अगर ये माफिया तलाशियाँ कर रहे हैं तो ये सिर्फ चांस ले रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से एक दफ़ा हमें पावर कॉरिडोर्स में, इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल कर दें, उसके बाद हम आपके ताबेदार बन के रहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।